जैसा कि हम लोग आज एसपी सर ने भी बताया था कि 8वें गोल्डन रूल की बात है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मैं कॉन्सेप्ट के लिए आज चुना गया हूँ और संघ ने मुझे आदेश दिया है। होप कि आई एम एबल टू आई एम ऑडिबल। आप सभी लोग सुन पा रहे होंगे। तो मेरा नाम अनुरंजन है और मैं कैब जेमनी कंपनी है उसमें कार्यरत हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैं डायरेक्टर इंजीनियरिंग हूँ, यानी अभियांत्रिकी निदेशक अगर हम हिंदी में बोल सकें। तो आज मुझे संघ का आदेश है कि कॉन्सेप्ट पर चर्चा करें। और मैंने काफी देर से सुन रहा था, मैं राजनीतिक और संघ के जानकारी दी गई और एसपी सर ने दी। तो थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट भी उसी उसी पर थोड़ा रखते हुए देने की कोशिश करूंगा और संघ का कॉन्सेप्ट दूंगा। तो संघ ने मुझे जो है यहाँ विचार विमर्श के लिए, विवेचना के लिए जो आदेश दिया है, तो आप सभी संघीय शक्तिजनों का शुक्रिया। संघम नमामि, संघीय शक्ति को नमन। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे हमारा ये 10 स्वर्णिम विनय हैं, जो लोग नए हैं उनको, उनकी जानकारी के लिए आप उसको पढ़िए पहले। एक समण ग्रंथ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़िए, सोचिए, आपको क्वेश्चन लगता है तो आप, वाजिब है, आप डेफिनेटली यू हैव टू आस्क एक्चुअली, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक जानकारी कैसे, भले अभी आंसर ना मिले, अभी आपको हो सकता है कि 2-4 दिन आप लगातार जुड़े रहें तो आपको 90% तो आपको ऐसे ही जवाब आ जाएंगे जो कि आपको सेटिस्फैक्ट्री लगेंगे। कुछ रह जाते हैं जिसके लिए आप कंटिन्यूस आप पूछ सकते हैं। तो संघ में आप सभी का स्वागत है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि संघ कुछ छुपा रहा है या हाइड कर रहा है जिसकी वजह से कुछ जवाब नहीं दे रहा है। आप, आपके जवाब के, आपके क्वेश्चंस के लिए ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं और सभी को उसके जवाब मिलेंगे। अच्छा, जैसे राजनीति के ऊपर कहते हैं कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और ये गोल्डन नियम भी है, और हम लोग जो है कभी भी राजनीति में नहीं जाएंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें बताता जाऊंगा, रखता जाऊंगा। बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, उसके बाद जो है अपनी बात सभी लोग रख सकेंगे। तो शुक्रिया मेरे को सुनने के लिए, और मैं अपने बात रखना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा सर्वसम्मति से सहमत पॉइंट है, गोल्डन नियम है कि संघ राजनीति में तो नहीं जाएगा। अगर हम ये सोचें कि बाबा साहब क्या कहते थे राजनीति के बारे में, तो वो कहते थे कि राजनीति में हिस्सा हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगते हैं। तो अब लगता है कि हाँ, राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति वरना हमारे ऊपर शासन करने लगेंगे। ये परम सत्य भी है, बाबा साहब ने भी कहा है। तो ये विरोधाभास के मद्देनजर संघ को कैसे समझा जाए, इसलिए बाबा साहब आगे क्या कहते हैं अगर हम उसे ध्यान से सुने। बाबा साहब कहते हैं, अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुरक्षित करना, और सुशिक्षित को संस्कारी करना, यानी संस्कारित करना, और संस्कारित को सुसंस्कारित करना, यानी और भी अच्छा बनाना, और सुसंस्कारित को सत्ता में लाना हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अर्थात ये संघ की जिम्मेदारी होगी कि सुसंस्कारित हुए व्यक्ति को कैसे सत्ता में लाएं। यदि वह पहले से ही संघ का सक्रिय सदस्य है तो संघ उसे आदेश देकर सत्ता में भेज सकता है, या जो सदस्य राजनीति में जाना चाहें वो संघ की अनुमति से जा सकते हैं। पर उनको संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, उनका कनेक्शन नहीं है कि वो राजनीतिज्ञ और संघ उसके साथ रहे, ऐसा नहीं है। वो समण सभ्यता का हिस्सा तो रहेंगे पर संघ का नहीं रहेंगे। अच्छा, हम जैसे बोलते हैं, नए लोगों के लिए बताना चाहता हूँ, समण और वमन। समण का मतलब है जो समता में रमण करते हैं, और वमन का मतलब है जो विषमता में रमे रमे रहते हैं। विषमता में ऊंच नीचे उनको बहुत पसंद है, और बाकी इकट्ठा होते हैं, वो भी यूनाइट होते हैं, क्योंकि यूनाइट होने संघ का एक बेसिक नेचर है। लेकिन वो समता में रमण नहीं करते। ठीक है। तो वो जो लोग राजनीति में जाएंगे संघ की अनुमति से, वो संघ, वो समण सभ्यता का हिस्सा तो रहेंगे क्योंकि वो समणी है, परंतु वो संघ का हिस्सा नहीं रहेंगे उस टाइम। तो इसमें दोनों की भलाई है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अदरवाइज संघ का घेराव कर सकेगी। तो वो सब नहीं होना चाहिए, राइट, हमें बचाना है उसको। और जब कोई व्यक्ति राजनीति छोड़कर संघ का काम करना आना भी चाहे, वापस कोई आना चाहता है तो भी आ जाए, पर फिर हमारा कनेक्शन नहीं है। मतलब संघ का राजनीति से इस तरह से हम लोगों ने अलग कर रखा है, ताकि हमारा ये सिद्धांत रहे, ताकि संघ को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि वक्त को फिर से समणों के पक्ष में लाया जाए, यही हमारा मेन ध्येय होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अगर सभी लोग सोचें, बहुत सारे हम ध्यान दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, शिक्षा।
समर संत गाडगे बाबा क्या कहते हैं? वो कहते हैं, कृपया आप सभी लोग जरा ध्यान से भी देख सुन सकते हैं कि गाडगे बाबा ने कहा था, अगर कपड़े नहीं हैं तो नंगे रहो, अगर थाली नहीं है तो हथेली पर रखकर खाओ, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ। कहने का अर्थ है कि शिक्षित बनो। यही नारा भी था बाबा साहेब का। तो शिक्षित बनो का नारा अपने प्राणों से भी ऊपर उठकर आत्मसात करना चाहिए। ये 3% वमन जो विषमता में रमे हुए हैं, जो बाहर से आए हैं, वो शिक्षित हैं और वो चालाक भी। वो ऊंच नीच का बीज आराम से बो देते हैं और बोए हुए हैं, जिसकी वजह से हम सब विभाजित हैं, अलग अलग हैं। इन्होंने इतनी फूट डाली, इतनी जातियों में बांटा कि आज भी फटे हुए समाज को हम सिल नहीं पा रहे हैं। इसे समर संघ की आखिरी कोशिश ही, ये जो समर संघ है जो कर रहा है, यही आखिरी कोशिश है जो इसे जोड़ सकती है। यही जो हम संघीय शक्ति है जो बन रही है, वही पूरे सपने साकार करेगी। और जो हमारे, कौन से सपने जो हमारे बुजुर्ग, पुराने पूर्वज, समर पूर्वज, महान लोग उन्होंने देखे थे, उसको यही साकार करने वाले हैं। अच्छा, जैसे मैंने 18 मई को ज्वाइन किया था, और तब तब जब ज्वाइन किया था उसके अगले दिन ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि जब मान्यवर कांसीराम जी साहेब थे, उनकी एक बात याद आई मुझे। वो बोलते थे, मुझे वह मकसद मिल गया है जिसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि जब मैंने उसके नियम, गोल्डन नियम और सब कुछ लगे, तो मुझे लगा कि जो वो कहते थे वो अब मेरे लिए भी टाइम आ गया है। तो कांसीराम जी से मैं बचपन में मिला था एक बार, उनके उनके साथ अभिवादन भी हुआ। अब ऐसे महापुरुष, उसका तेज विश्वास इतना ज्यादा था कि हमें लगता था कि यही देश के प्रधानमंत्री बनकर हम सबको सम्मान दिलाएंगे, और काफी जोश रहता था। तो प्रधानमंत्री बनना बिना राजनीति के तो संभव नहीं है, और समर संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो समर संघ की आज नहीं तो कल ये जिम्मेदारी बनेगी कि कोई ना कोई कांसीराम देश का प्रधानमंत्री बने। हमें कांसीराम जी की हमेशा तलाश रहेगी, और जो खरा उतरेगा वो उस अधूरे सपने को पूरा करेगा। आज नई संसद में बमणों के रीति रिवाजों ने कब्जा कर रखा है, जो अभी संसद है। कल जब समणों की बारी आएगी, तो उसी नई संसद में लोकतांत्रिक तरीके से हर तबके के लोगों द्वारा इसका पुनः प्रवेशागमन कराया जाएगा। सेंगोल नाम के झूठ को वापस इलाहाबाद के म्यूजियम में पहुंचा भी दिया जाएगा। ये नेहरू जी को मिला हुआ उपहार है, उन्हीं के संग्रहालय में रख दिया जाएगा। संघ का काम खुद राजनीति करना नहीं, पर समतावादी विचारों का समर्थन देना होगा। वही है, अगर संघ खुद राजनीति में चला जाए तो एक राजनीतिक पार्टी बनकर रह जाएगा। समतावादी विचार, विश्व शांति के विचार, हमारे निस्वार्थ होकर जीवन अर्पण करने वाले पूर्वजों के विचार कौन आगे बढ़ाएगा? बाबा साहेब कहते थे, जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही कृपया म्यूट कर दीजिए। तो बाबा साहब क्या कहते थे? उन्होंने कहा, जैसे पौधे को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही विचारों को बढ़ाने के लिए प्रचार की जरूरत होती है। संघ का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा अगर हमने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया तो जब तक संघ का हर बच्चा पढ़ लिख कर सबल न हो जाए, ताकतवर न हो जाए, ऐसा सबल हो जाए जो प्रज्ञा से परिपूर्ण हो, शील युक्त हो, करुणा का सागर हो, और सबसे अधिक मैत्रीय बोधिसत्व हो। बोधिसत्व का अर्थ होता है कि जो किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं करते, एरोगेंस का जवाब जो है हम्बलनेस से देते हैं। ये बोधिसत्व का एक गुण होता है। इसको ये भी बोलते हैं, बोधिसत्व नेवर डिस्पैरेज। तो यदि मेरी बात युवा सदस्य सुन रहे हैं जो यहाँ पर हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब की इन कथनों को, उनके कथन है उनको भी दोहराना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने क्या कहा था युवाओं के लिए, कि युवाओं को मेरा पैगाम है कि एक तो वो शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो आराम में न पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरा तीसरा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभालें तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें। तो संघ का क्या काम होना चाहिए? संघ का काम है समाज को जागृत करे और इकट्ठा करे। जब जुड़ने से संघीय शक्ति बलवान होगी, सारे नियम समतावादी होंगे, सारे छलावों से निपटने की हमारे युवाओं में बुद्धि होगी। अच्छा, वमन यानी विषमता में रमने वाले वमनों का छलावा याद रहना चाहिए कि वो हमेशा हमको समरसता की बात करते रहेंगे, कि ऊंच नीच बनी रहे लेकिन समरसता रहे। लेकिन हमें क्या करना है? वो डिवाइड एंड रूल करते हैं, हमें यूनाइट एंड रूल करना है।
तो उनके छलावा जो समरसता है वो समरसता की बात करते रहेंगे, और हम और आपको समता की बात करते रहना पड़ेगा। हमें क्लियरली बताना पड़ेगा कि जिसकी संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही समता मूलक चीज है। कोई किसी को क्यों गुलाम बनाए, कोई किसी पर क्यों राज करे। जिसकी जितनी संख्या वो अपनी संख्या पर राज करे, अपने हिसाब से जिए। तो कोई किसी और को, जैसे अंग्रेज छोटे थोड़े बहुत थे, थोड़े से अंग्रेज सारे उन पर क्यों राज करें, उनकी जितनी संख्या थी उतने हिसाब से वो अपना जिए, यानी सभी सुख शांति से जिए। इसका ये मतलब है, ऐसा नहीं कि कोई एक दूसरे को तनातनी हो या दूसरे को लड़ने वाला बात नहीं है इसमें। यानी सम्मान सबका रहे, जो जो अल्पसंख्यक है उनका भी सम्मान रहे, बमणों का भी सम्मान रहे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊंच नीच बनी रहे, यानी सम्मान सबका रहना चाहिए। अच्छा, समाज में ऊंच नीच और धार्मिक नफरती बीजों को और इनसे निर्मित आडंबर, पाखंडवाद, इन सबको खत्म करने की जिम्मेदारी संघ की है। कैसे? जुड़ने और जोड़ने से। अच्छा, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब सेड इन वन ऑफ हिज गोल्डन वर्ड, पॉलिटिकल टायरानी इज नथिंग कंपेयर टू सोशल टायरानी, एंड ए रिफॉर्मर हु डिफाइज सोसाइटी इज ए मच मोर करेजियस देन ए पॉलिटिशियन हु डिफाइज गवर्नमेंट। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से सुने तो क्या है कहने का अर्थ? कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक अत्याचार के आगे सामाजिक अत्याचार कुछ भी नहीं है। संघ का कार्य क्या है? बहुत बड़ा कार्य है। उसका काम है सामाजिक फटेहाल को, सामाजिक जो रूप है इसके फटेहाल को दुरुस्त करना। सारे राजनीतिज्ञ कहीं ना कहीं समाज का हिस्सा होते हैं। अच्छा समाज अच्छे राजनीतिज्ञ पैदा करेगा। अच्छा समाज का मतलब समर समाज, यही धुरी रहेगा, यही भविष्य तय करेगा। अच्छा, राजनीति की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने हमें विभाजित किया। वमनों ने अपनी पीढ़ियों को सम्मानित से जीने के लिए क्या किया? उन्होंने भी बहुत मेहनत करी वमनों ने। अब सोचिए कि बहुजनों के बीच जाकर वमनों ने उनको ही नीच करार दे दिया, और वो अपनी सभी पुस्तकों को भगवान का दर्जा दिलाकर चले गए। यानी उनका बच्चे से बच्चा भी भगवान है, और जो बहुजन है, जो इकट्ठा है, जो बहुत लोग हैं, इकट्ठा नहीं है बहुत लोग हैं, उनको उन्हीं के बीच जाकर नीच करार दे दिया गया। ये बात आपको अगर झकझोर नहीं पा रही है तो ये देह लिए हम जो घूम रहे हैं, क्या इसे जीवित कहेंगे? ये मेरा पॉइंट है एक्चुअली। सो आज आप सौगंध ले सकते हैं, लें कि कोई भी आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप सिर्फ समण ही बतलाएं। हमें पता है कि उसका इशारा आपकी जाति जानने का है, आपको टुकड़ों में बनाए रखने का है। जब वो जाति जानता है, जाति तो 6,000 से ऊपर है, 6,500 जाति हैं, तो वो जान के वो चाहता है कि हम टुकड़ों में बटे रहें। पर हम अब जो जुड़े हैं तो ऐसे जुड़ेंगे कि इनकी राजनीति इन पर ही भारी पड़े। तो आप सभी को पता होगा, 4 वर्णों में समाज बटा है। ब्राह्मण किसी भी गोत्र या नस्ल का हो, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, मतलब हमारे जानने वाले भी हैं, बहुत सारे हैं, तो वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि सबके बीचों बीच गोल में जब बातें होती हैं तो खुद को जरूर बताएगा कि वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो इस बात का जरूर फायदा उठाना चाहेगा। मेरे को अपने एक्सपीरियंस में आज तक कोई एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला जो कि उसने कभी मतलब बताया ना हो वो ब्राह्मण हो। वो हमेशा किसी न किसी कहानी के रूप में, किसी न किसी तरीके से जरूर बताएगा कि वो ब्राह्मण है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ सोचें कि किसी भी शूद्र या अवर्ण को पूछो कि वो कौन है, तो वो अपनी जाति बताएगा। बताएगा, छुपाएगा भी, छुपाते भी है, पर वो कभी नहीं कहता कि वह शूद्र है। यानी एक नाम के नीचे इकट्ठा होने की आदत हमसे छीन ली गई। ये क्या है? ये भी एक राजनीति है। तो आज मौका मिला है, समर सभ्यता, आपकी अपनी सभ्यता आपके लिए उठ खड़ी हुई है। आप भी गर्व यानी गौरव से कहो, हम समर हैं। इतना कहते ही उनकी राजनीति खत्म होने लगेगी, और ये बिल्कुल तय है। और यदि वमन अपना वर्ण बताएं तो वहीं उनसे पूछो, यानी कि हमें खुद को टूटे हुए रूप में नहीं बताना, बल्कि उनको तोड़ना है। अगर वमन का मतलब, हमें देखो किसी जाति विशेष से मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जो ऊंच नीच की बातें करता है। तो वो पूछेगा कि आप कौन जाते हो, क्या नस्ल हो, तो आप समण बताओ, आप उससे पूछो आप कौन जाते हो, आप कौन नस्ल हो। क्योंकि हमें खुद को नहीं तोड़ना, खुद को यूनाइट रखना है, और दूसरों को, दूसरे जो गलत हैं उनको तोड़ना है। गलत को तो टूटना ही चाहिए। क्योंकि जब आपकी जाति या नस्ल पूछकर ही, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है कि वो जब जब तक नहीं मानेगा, आप कितनी बार समझ बताओ तब तक नहीं मानेगा, जब तक कि आपका एक्चुअली नहीं पता कर लेगा क्या जाति है। लेकिन आपको हमेशा टिके रहना पड़ेगा कि नहीं नहीं, हम तो समण ही हैं, और समण में हमारा गोल्डन नियम 3 बोलता है कि जाति का कोई अभ्यास नहीं, तो हम जाति का अभ्यास करते भी नहीं। तो तो वो साधारण वाक्य तो नहीं है, ये सब जो गोल्डन नियम है इनका अनुपालन करना और कराना भी आसान नहीं है। जो नए लोग आते हैं वो थोड़ा सा समय लेते हैं,
लेकिन समझते हैं धीरे धीरे, फिर उसके बाद हमसे हम और आप सब मिलकर एक एक शक्ति के रूप में आने उभरने लगते हैं। अच्छा, हमें कुछ पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं जिसकी जिसकी वजह से हम जल्दी से दूसरों को दूसरे अपने अपने अंदर ज्ञान नहीं रखना चाहते। मतलब क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है तो वो कुछ भी सुन लेगा, समझ लेगा किस कोई बात बताओ। लेकिन बड़े लोगों को क्या होता है, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं और वो पहले से ही उनको पता रहता है कि नहीं, ये चीज ऐसे है, वो चीज ऐसे सही है। तो कोई नई चीज आती है तो हम नहीं समझ पाते हैं। नई चीज का मतलब समर सभ्यता तो बहुत पुरानी है, पर वो जब अब आई है, जो कि बीच में भुला दी गई है, तो फिर वो नया नया टाइप का लगता है। अच्छा, राजनीति के हथकंडों में एक एक और चीज जो मुझे लगता है कि लोगों को एक साइड में करने की कोशिश की जाती है, हम लोगों को, कि लोग पूछते हैं कि भाई अच्छा, तो तुम वो हो, तो तुम नास्तिक हो। ऐसा भी लोग बोलते हैं, तुम नास्तिक हो। और वो हमें कुछ भी बोल के अपना जो झुंड है, अपनी जो सिचुएशन है, वहां से हमें अलग करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है ताकि अपमानित महसूस कराया जा सके। तो अगर आपको कोई नास्तिक बोल रहा है, तो क्योंकि वो तो आस्तिकता के ठेकेदार खुद को समझते हैं, तो अगर कोई नास्तिक वाली बात कर रहा है, तो भी हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी ठेकेदारी, आस्तिकता की ठेकेदारी खत्म करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बुद्ध वचन का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बुद्ध क्या बोलते थे, उन्होंने कहा, न हम आस्तिक हैं, न हम नास्तिक, न नास्तिक न आस्तिक, हम क्या हैं, हम वास्तविक हैं। वास्तविक का मतलब होता है हम वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक क्या होता है, वो मैजिक मैजिक पर नहीं विश्वास करते, वो लॉजिक को मानते हैं। मैजिक को नहीं, लॉजिक को मानते हैं। मैजिक क्या कर सकता है, एंटरटेन कर सकता है, लेकिन लॉजिक के अंदर वैज्ञानिकता होती है। तो हमारे अंदर अगर देखा जाए, तो मनोरंजन वाला काम नहीं है, हम साइंटिफिक लोग हैं, साइंटिफिक चीजों पर हम बिलीव करते हैं। अच्छा, उनके गॉड को क्यों विश्वास करें जब हमारे अपने प्राकृतिक गॉड हैं जो हमारे बने हुए हैं, जिन चीजों को जो हमें दिखती हैं वास्तविकता से, वही हमारे लिए हैं जो है। तो इसीलिए हम केवल वास्तविकता की पक्षधर हैं। वो हमें बार बार झुंड से अलग करने की कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों को झुंड से अलग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप झुंड में रहना, आप एक साथ रहना। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मार्टिन लूथर किंग, जो अमेरिका के समतावादी महान आंदोलन करता थे। मैं उनको भी समर ही समझता हूँ, समर कहता हूँ। वो क्या बोलते थे, कहते थे कि इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। मतलब एक जगह इनजस्टिस हुई है, तो इसका क्या मतलब आता है, एक जगह जो अन्याय की स्वीकारोक्ति हुई है, सभी जगह न्याय के लिए खतरा है। जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जो हाल के में हुआ, कि कोई अगर किसी के ऊपर यूरिनेट करता है, अगर आप पर कोई यूरिनेट करता है, पेशाब करता है, और उस व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिले, तो इसका मतलब है उस जैसे व्यक्ति सभी के साथ अन्याय जाहिर है, जग जाहिर है। यानी कि हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन जो लोग झुंड में रहते हैं, मान लो सरदार लोग हैं, पंजाबी हैं, वो अगर टर्बन में है, वहां कोई करके दिखाए, या ब्राह्मण्स हैं, उनको उनके ऊपर कोई करके दिखाए, वो कहीं ना कहीं मिले हुए रहते हैं। और अगर शाम को केस हो जाए, तो सुबह इकट्ठा होने की उनकी औकात है और उनका वैल्यू है, वो आ जाते हैं। तो जो इकट्ठा होके आते हैं, उनकी सब सुनते हैं, सरकारें भी सुनती हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास कौन सी सरकार है, किस देश में। अगर हम जुड़े हुए हैं, इकट्ठा हैं, तो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो जुड़े हुए लोगों को हमेशा सुनती है और हमेशा सुनती रहेगी। यही इतिहास है और यही आगे होता है। अच्छा, मैं एक कुछ और चीजों में बताना चाहता हूँ, कि जैसे सीवर जो क्लीन करते हैं लोग, अगर अगर मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, कि सैकड़ों साल से लोग सीवर क्लीन करते हैं और मर जाते हैं। मुझे लगता है कि 260 के आसपास का आंकड़ा था लास्ट ईयर का। एक एक साल में इतने इतने लोग मरते हैं। तो अगर अगर उस आंकड़े को देखा जाए, तो कितने सालों से क्या क्या होता रहा है, तो ये मर्डर नहीं है तो और क्या है। लेकिन ये मर्डर कैसे है, सामाजिक स्वीकारोक्ति है। यानी कि सबको पता है, हाँ ठीक है, ये तो होता ही है ना। तो सबको पता है, मतलब न्यायालय भी संज्ञान नहीं लेते इस चीज का। और वो समण भी संज्ञान नहीं लेते जो वमनों के पिछलग्गू बने हुए हैं। यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो वमनों के ग्रुप में हैं, उनकी पार्टियों में उनके साथ हैं, लेकिन वो इस तरह की चीजों को वो भी नहीं उठाते। कारण क्या है, क्योंकि जो यूनाइटेड नहीं, उनका कोई नहीं साथ देता। विभाजित लोग विभाजित हैं, तो कौन साथ देगा, जो इकट्ठा होकर आएंगे उन्हीं का सब साथ देते हैं। यही एक सत्य है, परम सत्य। आप खुद सोचिए, अगर इस बात को अगर ऐसे सोचें कि अगर अगर इससे सोचे कि अगर मान लो हम कौन करता है, अच्छा गुलामी के मामले में सोचिए इसी बात को, कि जब गुलाम इंसान होता है तो उससे क्या कराया जाता है, उससे नालियां साफ कराई जाती हैं, या ऐसे काम कराया जाता है जो 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 शासक वर्ग है वो नहीं करता है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि भले हमारे पास वोट का अधिकार है सबको, लेकिन कहीं ना कहीं गुलामी के अंधकार में धकेले हुए लोग हैं, चाहे किसी भी रूप में हो। यानी कि उनको उनको समाज में एक बराबरी वाला पहलू नहीं है उनके साथ।
यानी वो उस तरह से है ही नहीं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें जैसे समर संघ है, तो हमारे को अपने साहित्यकार चाहिए। राजनीति ने हमारी सारी चीजें तो मिटा दी हैं या फिर एक तरह से खुवा दी हैं, गायब कर दी हैं। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, सारी चीजों को हमें रिवाइव करना पड़ रहा है, जो हमारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो हमें अपने साहित्यों को लाना पड़ रहा है। हमें अपने बच्चों के लिए आगे जाके राइम्स भी लिखनी है। बहुत सारी चीजें जो नहीं है उसको बनाना है, जो पुराना फटा हाल का साहित्य है उसको वापस लाना है। और वही हमारी आइडेंटिटी है। जिसकी आइडेंटिटी नहीं होती तो वो खोया हुई चीज होती है। तो वही हाल हुआ है एक्चुअली। और ये सब चीजें राजनीति ही है, किसी न किसी तरह की राजनीति है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसमें पॉलिटिकल राजनीति जिसे हम समझते हैं कि जो सत्ताधारी राजनीति है, वो और एक्चुअल राजनीति जो खेली जाती है समाज के अंदर, उसमें भी अंतर होता है। तो उसको उसको हमें थोड़ा समझना होगा। तो हम जो सामाजिक जो अंदर की राजनीति है उसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिटिकल राजनीति अपने आप ही ठीक हो जाएगी, जो सत्ता वाला सिस्टम है, क्योंकि जब आप इकट्ठा होके आओगे तो सब सुनते हैं उनकी। अच्छा, अभी आप देखो उनकी एक राजनीति का अगर मैं पार्ट बताऊं, तो उन्होंने क्या बता दिया, अपनी पॉलिटिक्स लगा के बमड़ों ने क्या बोल दिया कि हम तो हैं भगवान, है ना। और अगर तुम करोगे हमारी सेवा तो अगले जन्म में तुम बमंड बन सकते हो, तुम उनकी जैसे बन सकते हो। ऐसे ऐसे जहरीले उन्होंने सिद्धांत दिए हमें कि हमारे अपने लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि डिवाइडेड थे। डिवाइडेड होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि हमें जानकारी का अभाव हो जाता है। हम एक दूसरे से जानकारी नहीं ले पाते हैं, इकट्ठा रहते हैं तो एक दूसरे से जानकारी ले पाते हैं। तो जैसे जानकारी देखो, जानकारी का, मैं आईटी प्रोफेशनल हूं तो मुझे पता है कि आईटी इंडस्ट्री जब से आई है पिछले 20-30 साल से, तब से जो आप दुनिया का चेहरा देख रहे हो, और 30 साल पहले से लेके पिछले 300 साल, हजारों सालों तक का देखोगे तो ऑलमोस्ट एक जैसा था। अभी जो परिवर्तन दिख रहा है वो इसी वजह से दिख रहा है क्योंकि आईटी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ समर संघ में क्या करते हैं, एक दूसरे की जानकारी लेते हैं, जानकारी होगी तो इन्फॉर्मेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे तो हम सबके बिजनेस चलेंगे। तो ये सब बहुत ही रिलेटेड चीज है, इसीलिए हम सबको जुड़े रहना चाहिए अपने अपने फायदे के लिए। और हमारा सबका इकट्ठा एक मत रहेगा तो सरकारें भी हमारी सुनेंगी। अच्छा, इन्होंने इनकी एक राजनीति और देखो, ये राजनीति में उनकी बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल पार्टी वाली राजनीति। मैं राजनीति को दो अलग अलग टुकड़ों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शासकीय वर्ग वाली, एक सोसाइटी के अंदर जो है। अब सोसाइटी के अंदर उन्होंने हमें क्या दी, एक प्रथा दे दी, चरण वंदना की प्रथा दे दी, यानी पैर छूने की प्रथा। उसमें क्या हो गया कि वमन का बच्चा होगा, छोटा बच्चा, उसके पैरों की धूल भी हमारे बुजुर्गों के चंदन का, मतलब माथे का चंदन टाइप का बना दिया उन्होंने। जो भगवान है तो इतना ज्यादा, तो इससे स्टैम्प टाइप की लग गई, ये भी हमें प्रथा मिली है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर देखा जाए जुड़ने जुड़ाने में, वो ज्यादा तो है नहीं, और हम 90% हैं। 85 से 90% लेडीज भी उनके साथ नहीं आई थी जब वो इधर आए थे इंडिया, तो वो बिना बिना स्त्रियों के आए थे। तो अगर देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा संख्या में हैं। और हम अभी अगर संघ में जिस तरह से जुड़ रहे हैं, ज्यादा नहीं तो अगर 2-4% भी जुड़ गए, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कि 10% इकट्ठा है। हम वो भी 3-4% ही इकट्ठा है, बाकी लोग उनके भी भूले भटके हैं। तो हम अगर 90% हमारी संख्या है और 2-4% भी जुड़ गए, तो तब भी उनके जुड़ाव से हम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और सरकारें क्या, देश दुनिया सब हमारी बातें सुनेंगी और हमारे हिसाब से रहेंगी। और हमने किसी का कुछ अपमान करना नहीं है, हमने किसी के लड़ाई लड़नी नहीं है, हमने तो शांति की बात ही करनी है। और शांति की बात इसलिए करनी है क्योंकि अगर हम शांति की बात करेंगे तो हमारे 90% लोग शांति से रह पाएंगे, सारी दुनिया हमारे से सीखेगी। तो ये है एक्चुअली। अच्छा, अब आप थोड़ा सा, मैं एक दूसरे पॉइंट पर भी बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी के सभी सदस्य ही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कोई कोई नेता है या किसी के ज्यादा पैसा मिलेगा, चंदा है, वो सब कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन जो लोग काम करते हैं उनको स्पोक बोलते हैं, और वो बैठ के डिसाइड करते हैं हाउस में, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम लोगों को वो सारी बातें करते हैं। तो अब इससे क्या है, मतलब मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ 18 मई से, तो मेरा क्या पॉइंट है, मैं अपने लिए तो मैं समझता हूँ कि शायद सेटल हूँ। मैं अपने लिए क्या, अपने बच्चे के लिए भी सोचता हूँ कि वो भी सेटल ही है। अगर कुछ नहीं है तो भी हम आराम से जी सकते हैं बढ़िया तरीके से। पर मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे के बच्चे, आगे की जनरेशन होगी, अगर मैं उसे झुंड में नहीं छोड़ूंगा, अकेला ऐसे ही छोड़ दूंगा, तो कोई भी विभाजनकारी नीति, डिवाइड एंड रूल, उससे उससे वो शिकार हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, गिव बैक टू सोसाइटी। मेरे से जो बन पड़ रहा है मेरे को देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पर न तो किसी की नेतागिरी है, न ही, सब इक्वल है यहाँ पर, सबके साथ सब है। अब नेता के पीछे क्या होता है, 1 लाख लोग हैं, मान लो एक नेता है। यहाँ पर क्या है, 1 लाख लोग हैं और हर आदमी के पीछे वही सारे लोग हैं। तो सबके आगे, सबके पीछे 1 लाख हो गए ना, सब नेता हो गए एक तरह से देखा जाए तो। तो ये मेरा कहने का मतलब है, संघ का ये फायदा होता है।
अच्छा, मैं थोड़ा सा समय कम है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट पर ही रिलेटेड। क्योंकि मैंने राजनीति की पर अभी सुना, तो मुझे लगा कि राजनीति को इस तरीके से भी रखना चाहिए, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। राजनीति और पुरोहितवाद, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल साथी होते हैं, और ये हमारे देश में नहीं, सारे देशों में यही हाल है। पुरोहितवाद कहीं ना कहीं राजनीति, शासकीय राजनीति को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों हाथ मिलाते हैं और जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ये इंडिया में सब जगह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सभी जगह यही हाल है। अगर मैं सभी देशों, कई देशों का एग्जांपल दूंगा तो आपको पता लगेगा कि वही हाल है। खैर, इनका काम क्या होता है, पुरोहितवाद का काम क्या होता है कि वो समाज की जड़ों को कमजोर करके खुद पर डिपेंडेंट बना लेता है, आत्मनिर्भर कर लेता है, ताकि सारे डिसीजन उनके थ्रू हो। तो असल में वो लोग क्या हुआ, पुरोहित, पुरोहित तो पैरासाइट हो गया एक तरह से। पैरासाइट का मतलब हो गया परजीवी। परजीवी क्या होता है, परजीवी जो समाज का खून चूसता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं है, हमें इन खून चूसने वालों को भी तो ठीक करना है। क्योंकि जहां बीमारी जहां है, वो कैसे ठीक होगी? बीमारी का रूट कॉज तो यहाँ पर है, समाज के अंदर है। राजनीति तो ऑटोमेटिकली कब्जे में आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जैसे सारे मंदिर जो है क्या है, एटीएम मशीन है, किसके लिए? वमन समाज के लिए। और उनमें किसका पैसा है? सवर्ण भाई बहनों का पैसा है। अगर अगर मैं एक इसको एकदम एक क्लियर तरीके से रखूं तो गुरु रामास्वामी पेरियर क्या कहते थे? उन्होंने एक बार कहा था कि ईश्वर और पैसे के बीच का लिंक खत्म कर दो, वमन खुद ही अपने ईश्वर की हत्या कर देंगे। आप इस बात को एक बार और सुन लीजिए, ईश्वर और पैसे के बीच का लिंक खत्म कर दो, वमन खुद ही अपने ईश्वर की हत्या कर देंगे। और यह बात यथार्थ साबित हुई जब कोरोना काल था, तो मंदिरों पे ताले लग गए थे। तो जब हमारे समण महान लोग इतनी बातें बता गए हैं, तो हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। यही समर संघ का उद्देश्य भी है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि राजनीति, अच्छा अगर राजनीति क्या, अगर ये सोचा जाए कि राजनीति से ही सब कंट्रोल होगा, तो आप सोचिए, अंग्रेज जो है 200 साल राज किया, तो मनुस्मृति खत्म हो गई, ऊंच नीच खत्म हो गई। अंग्रेज आपस में तो ऊंच नीच नहीं रखते थे, उनके यहाँ तो लेडीज और जेंट्स भी अगल बगल साथ में चलते थे, जहां भी जाते थे, घूमने जा रहे हैं, या फिर इवन पुलिस के ट्रेनिंग कैंप में भी आप देखिए, जो अंग्रेज अफसर होते थे, उनकी वाइफ उनके साथ रहती थी। हमारे यहाँ तो आज भी साथ नहीं घूमती, आज भी साथ नहीं रहते। तो आपको क्या लगता है, जिनका राज था, जो शासकीय रूप से ताकतवर थे अंग्रेज, क्या मनुस्मृति नहीं चलती थी उस समय? ऊंच नीच नहीं चलती थी? अगर शासन से ही ऊंच नीच खत्म हो जाए तो कब की हो जाती? लेकिन ऐसा नहीं था, मनुस्मृति चलती थी। और उनके लोग जैसे, अच्छा अब मैं एक मनुस्मृति चलती थी, और उनके लोग जैसे, कुछ लोग बताना चाहता हूँ, मैकाले, एक विलियम बेंटिंग, इन लोगों ने पढ़ाई की बातें करना शुरू करी। मैकाले शिक्षा पद्धति, अगर अगर हम सभी लोगों ने सुना ही होगा। तो इन्होंने मनुस्मृति को छेड़ने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि सभी को नहीं पढ़ा सकते, महिलाओं को नहीं पढ़ा सकते, सभी वर्गों को नहीं पढ़ा सकते, किसी विशेष वर्ग को ही पढ़ा सकते हैं। लेकिन उनके मैकाले की जो शिक्षा पद्धति, उसमें क्या हो गया कि नहीं, ये सबको पढ़ा सकते हैं, लेडीजों को पढ़ा सकते हैं, है ना? तो अभी क्या करते हैं वमन लोग, मैकाले की भर्त्सना करने की कोशिश करते हैं, उसको किसी तरह से डाउन करते हैं। क्योंकि उसने उनके सिस्टम को, एजुकेशन वाले सिस्टम को खत्म किया। एजुकेशन भी तो एक सिस्टम है, राजनीति है। एजुकेशन सामाजिक तरीके से खत्म हो रही है। अभी अभी इसी वजह से वमन लोग मैकाले को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, उसका उसने हमारी शिक्षा प्रणाली सारी खत्म कर दी, उसे क्रिटिसाइज करने के लिए, कि सारी खड़ी कर दी, हमारे लोगों को उसने शासक वर्ग नहीं बनने, न बनने की कोशिश करी, क्लैरिकल सिस्टम में डाल दिया, इस वजह से वो उसकी शिक्षा पद्धति बहुत खराब है। लेकिन वो ये बात नहीं बताते कि मैकाले ने बोल दिया कि सभी पढ़ सकते हैं, लेडीज जेंट्स सब पढ़ सकते हैं, ये बात नहीं बताई। तो ये लोग, गवर्नमेंट का क्या काम है कि हम लोगों को आधा सच, थोड़ा सच बताएंगे, और झूठ को, बहुत झूठ को बार बार बोलेंगे, ताकि वो सच बन जाए। उससे क्या होता है, एक भ्रमजाल पैदा हो जाता है, उस भ्रमजाल में लोग फंस जाते हैं। और इस भ्रमजाल को बनाने और इस सब का काम है पुरोहितवाद का काम। तो पुरोहितवाद के चंगुल से कौन छुड़ाएगा फिर? हमने देखा कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी बनी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अभी भी चंगुल में लोग फंसे हुए हैं। और सामाजिक काम न जाने कितना असंख्य तरीके से पड़ा हुआ है। अच्छा, ये मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अमेरिकी सम्राट अब्राहम लिंकन की बात करें, तो वो क्या बोलते थे कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। मैं तो उधर गया भी था, और उस जहां पर ये लिखा था फ्रीडम इज नॉट फ्री, मैंने वहां पर फोटो भी खिंचाया था। तो उस वॉल पे जो मैंने देखा, तो उस पर लिखा था। तो मैं तब से, मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही कि हाँ, ये फ्री में तो नहीं मिलेगी आजादी, यानी गुलामी तो रहेगी आपको, सामाजिक गुलामी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें कुर्बानी देनी पड़ी। अब कुर्बानी का मतलब लोग अलग अलग तरीके से ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पैसे का कुछ नहीं देना, सिर्फ समय देनी है और सोच देनी है। वो हमें आजाद करेगी, वही हमें शक्ति देगी, वही हमें सुरक्षा देगी।
तो जैसे घंटी बजा के लोगों को जगाया जाता है। तो जो जूम की जो मीटिंग होती है यहाँ पर 8 से 11 बजे, ये क्या है? ये डेली की घंटी है, ताकि हम जुड़ें और जगें, जगें और जुड़ें। ये होता रहे, क्योंकि समर संघ आपको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। ये पक्का आपकी आपकी जनरेशन को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। अच्छा, मेरा ये दरख्वास्त है कि जो लोग रोज ना जुड़ पाए समय के साथ, जो नए लोग हैं वो तो रोज जुड़े 1-2 हफ्ता, ताकि थोड़ा समर संघ को समझें और अपने विचार रखें, अपने प्रश्न रखें और उसका जवाब भी पाएं। लेकिन शनिवार को 9 से 10 आप सभी लोग पक्का पक्का जुड़े, क्योंकि एक तो पॉइंट होना चाहिए, शनिवार तो हमारा दिन, हमने अपना दिन डिसाइड है, हमारा डिसाइडेड दिन है, तो जिससे कि हम रहे कि हाँ हम एक साथ हैं। तो क्या है कि आप घंटी बजाते रहिए, और यही यही समर संघ का असली धर्म है अगर देखा जाए तो। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आते हैं और ना बोल पाए, कोई बात नहीं, आप आए, आप अपनी बात रखें, आप सुने, थोड़ी जानकारी लें, और हम सब लोग एक साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे का रेस्पेक्ट दें। कोई कोई गुस्से से बात करता है तो ठीक है, उसका जवाब भी हमें शांति से देना चाहिए, अच्छे से, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद सही गलत को मैं विवेचना करके, टाइम ना खराब करके, हमारा उद्देश्य है कि सब एक साथ आए, और जो हमारा कॉमन एजेंडा है वो मैं बस अपनी इसी बात से अपनी बात को विराम देता हूँ। आप संघ के साथ रहो, संघ आपको सुरक्षा देगा। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीतेंगे। संगम नमामि, संघे शक्ति जिंदाबाद। किसी को मेरे वक्तव्य से दुख पहुंचा हो या असहमति हो तो उसके लिए संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। थैंक